में एक उदाहरण मुझे अभी बैठे बैठे याद आया कि जब गुरु द्रोणाचार्य से कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन तक अधूरी सूचना पहुंचाने का मकसद तो था, लेकिन शंखनाद हुआ और शंखनाद में वो ध्वनि, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मात्मा कहा जाता था, सत्यवादी कहा जाता था, और युधिष्ठिर अपनी छवि पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं आने देना चाहते थे, तो युधिष्ठिर ने बाद में पूरी जानकारी तो दी, लेकिन कृष्ण क्योंकि कूटनीतिक युद्ध थे, तो कृष्ण ने शंखनाद का इशारा किया और शंखनाद करा दिया गया। तो गुरु द्रोणाचार्य तक सही सूचना नहीं पहुंची और इसी कारण उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए, और शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम ये नहीं कुछ और होता अगर उस दिन गलत सूचना का प्रसार नहीं हुआ होता। तो खैर मेरे ऊपर भी आज ईश्वर जो है प्रसन्न है कि मुझे इतना अच्छा उदाहरण याद आया। तो खैर कुल मिलाकर यही सूचना का जो सोशल मीडिया पर सूचना है उसका गलत इम्पैक्ट यही है कि जो सूचना सबसे पहले हम तक पहुंची हमने उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि हमने उसे जांचा नहीं, परखा नहीं, और ये जिम्मेदारी बतौर सामान्य व्यक्ति हमारी है भी नहीं। तो यहाँ पर एक कौन सी वो रेगुलेटरी बॉडी हो जिससे इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाया जा सके। पैनलिस्ट मेरे साथ जो जुड़े हैं उन सब का तारुफ आपसे कराते हैं। मिस्टर शंकर के तिवारी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, सर बहुत स्वागत। मिस्टर सर्वा के शेखर गुप्ता है, साहित्यकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हैं। पूजा श्री हमारे साथ हैं, एंकर के तौर पर हमारे साथ हैं। रजनीश त्यागी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और पैनलिस्ट हमारे साथ है सर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, आपका भी स्वागत है। शुरुआत पूजा आपसे करना चाहूंगी, आप यंग जनरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। What do you think? सबसे पहले तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल मीडिया इज effective or the social media is more effective than the traditional media? सोशल मीडिया, और जब हम व्यापक रूप में जब हम समाचार पत्र की बात करते हैं, मैं याद करती हूँ रेडियो की दौर को और समाचार पत्र को, साथ ही साथ टीवी को, अखबार जो भी है, और आजकल जो सोशल मीडिया हो गया है, जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए। हालांकि अपने आप में किसी भी चीज़ का इनोवेशन होना, खोज होना, उस चीज़ को अपनाना बहुत बहुत बढ़िया होता है, हमें अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने फ़ोन को अपनाया है, उस तरीके से हमने उसका यूज़ भी देखा है और मिसयूज़ भी देखा है। तो इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को, क्योंकि मैं यहाँ पे यूथ आइकन की तरह यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसा कि मैम आपने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ होने के नाते अगर इसमें 2-4 भी यूथ मेरे एज के बैठे हुए हैं, तो उनको ये संदेश मेरे से जरूर जाना चाहिए कि मिसयूज और यूज में बहुत ही डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को आप एक फाइन लाइन डिफरेंस बोलते हो जो आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो आधी अधूरी न्यूज जो मैडम ने अश्वत्थामा के लिए बताया, इसी तरीके की आधी अधूरी न्यूज तमाम सरकार के तरफ से या फिर दूसरे लोगों की तरफ से मैनिपुलेट करके चलाया जाता है, जिसमें आपको वो चीज दिखाया जाता है जिससे उनकी व्यूअरशिप बढ़े। वो नहीं दिखाया जाता जो आप रियलिटी में आपके लिए हितकारी हो, आप हमारे देश के लिए हितकारी हो, बल्कि वो दिखाया जाता है जिससे आपका व्यूअरशिप बढ़े। और ये व्यूअरशिप हमारे लिए नहीं है, हम तो उसमें दूषित हो रहे हैं। क्या कहा जाता है कि अगर आधी अदगल ककरी छलकत जाए, तो अगर हमारे पास आधी अधूरी न्यूज है तो हम अदगल ककरी हैं और हम छलकेंगे। जब हम भर जाते हैं तो हमें छलकने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को ये बहुत ज्यादा समझना चाहिए कि आपको क्या चुनना है, किस प्लेटफॉर्म को चुनना है। आपको कॉलेज के टाइम से आपको पता होता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म को चुनना है, किस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज करना है। हालांकि हम व्हाट्सएप को अगर मैसेज की तरह यूज करें, उनको समाचार पत्र की तरह ना यूज करें तो ज्यादा बेहतरीन होएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूथ को व्हाट्सएप पे आधी अधूरी न्यूज मिलती है और उसको व्यापक रूप से एक दूसरे को फॉरवर्ड किया जाता है। मैं अभी हाल में हुए घटना, 1 साल पहले हमारे यहाँ फॉरवर्डेड मैसेज को बैन कर दिया गया था। आप कुछ ज्यादा लोगों को एक साथ मैसेज नहीं भेज सकते, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई। साथ ही साथ में अभी एक तांडव मूवी आई थी OTT प्लेटफॉर्म पे, मैडम ने एक बात बोला अभी कि हमारे यहाँ जो भी चीज चल रही है, जैसे प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म में एक सोशल मीडिया का काम करती है। OTT प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे भी कुछ ऐसे संस्थान होनी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उस पर रोकथाम लगाए कि आखिर हमें यूथ को क्या पेश करना है और क्या रोकना है। क्योंकि आज
के यूथ जो है वो बहुत जल्दी क्रैप करते हैं और गलती बहुत जल्दी क्रैप कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर हमें व्यापक रूप से ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, अगर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूथ अगर ये बातें कह रही हैं तो यकीनन इन बातों पर गौर करना और इन पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो यूथ जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह का कंटेंट देख रहा है, उससे एंटरटेन हो रहा है, तो मेरा ख्याल से अगर उसमें जो गलत इम्पैक्ट के बारे में बात अगर यूथ ही आगे आकर करता है तो यकीनन फिर हम कह सकते हैं कि देश जो है हमारा जिम्मेदार हाथों में ही है, हमारे देश का भविष्य जिम्मेदार हाथों में है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बच्चे को वो कंटेंट जो उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर में ये बात कह सकती हूँ कि मेरा बच्चा अगर कार्टून चैनल भी देखता है फोन पर, नॉट ऑन TV और नॉट ऑन दी अदर डिवाइसेस और द गैजेट्स, अगर बच्चा कार्टून चैनल भी देख रहा है तो अचानक से क्या पॉपअप होकर ऊपर आएगा आप भी नहीं जानते, जो कि निश्चित ही पॉल्यूट करता है उस इमेच्योर ब्रेन को, जिसको उतना अभी एक्सपोजर नहीं दिया जाना है, लेकिन एक्सपोजर दिया जा रहा है। तो निश्चित ही ये तमाम चीजें कंसीडरेबल हैं और कंसीडर की जानी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सर्वज्ञ शेखर गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण कहा जाता है, हम कहते हैं कि समाज जो जैसा होता है साहित्य उसको दिखाता है। हम प्रेमचंद से लेके हम निराला जी की बात कर सकते हैं, हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं, या हम तमाम ऐसे साहित्यकारों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने जो जो लिखा उसमें हमें समाज का प्रतिबिंब नजर आया। मैंने तो बहुत छोटे पन से 14-15 साल की उम्र से पत्रकारिता शुरू की और आपातकाल को भी मैंने देखा, उसको भी कवर किया। और जिस समय मैं अखबार में संपादन करता था उस समय तो रेडियो से रीड ली जाती थी, रेडियो पे दी जाती थी और हाल क्या लिखते थे फिर उनको एलोबरेट करके कंपोजिंग के लिए तब अखबार छपता था। बाद में टेलीप्रिंटर आ गया, टेलीप्रिंटर से भी रॉ लेकर आते थे, वो इंग्लिश में होता था, फिर उसके हिंदी ट्रांसलेशन करके परिभाषा थी शुरू से ही वो ये थी कि जर्नलिस्ट इज ए पर्सन हु प्रोड्यूस रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। आजकल केवल रिपोर्ट रह गई है, फैक्ट और एविडेंस खत्म हो गया है। जिसके मन में जो आता है वो लिखता है। एक और बड़ी नई ट्रेंड शुरू हो गया है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कह के लोग अपना पल्ला जानना चाहते हैं कि जैसा हमको मिला वैसा हमने आपको भेज दिया। बड़ी गलत है, ये जिम्मेदारी उसकी भी है। और जैसा कि आपने कहा कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, तो मैं बड़े खेद और क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सालों तक गुलामी में रहे और डंडे के बिना काम करना नहीं जानते हैं, इसीलिए बिना रेगुलेशन के कोई काम नहीं होता। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी को अपनाने के लिए भी, सरकारी कार्यालयों में अपनाने के लिए भी संविधान में व्यवस्था करनी पड़ी और कानून बनाने पड़े। हेलमेट पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए भी चालान करना पड़ा, तब लोगों ने कर पाएंगे, या फिर ये निहायत जरूरी है इस मौके पर जब कोई भी उठकर कुछ भी कह नहीं रहा है। आपको क्या देखिए, जो विषय है वो शब्द जोड़ा गया है, शोषक और मिशन के रूप में जो कार्य लेकर किया जा रहा था, उसे नारद जी ने जो मिशन चलाया, उस मिशन में हम लोग पत्रकार एक नए नाम से संबोधित हो रहे थे। पत्रकारिता काम पत्रकारिता करने लगे तो पत्रकार कहलाने लगे। उसका अंग्रेजी शब्द उन्होंने, जिसने भी चुना, मीडिया, लेकिन जो शोषक शब्द था तो वो हमको जबरन थोपाया। मिशन के बीच में जो सामाजिकता थी, कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, कोई सामाजिक बात कह रहा है, तो वो सामाजिक के क्षेत्र में अपने सामाजिक प्राणी के रूप में कह रहा और उसको हम लोगों के साथ समायोजित कर देना, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको जोड़ देना। एक चौराहे पर, जैसे पिछले सत्र में
अनुश्री जी ने उदाहरण दिया था बहुत अच्छा कि चौराहे पर खड़े होके वो कोई कह गए टिकट पर 15 पेट्रोल पंप है 6 करोड़ है, या हमने अमुक व्यक्तिगत रूप से किसी की प्रॉपर्टी की कोई गलत जानकारी दे दी और उनमें एन्युटी पैदा हो गई और उस एन्युटी में मर्डर हो गया और वो केवल हमने फेसबुक पर लिखा और देखा और घटना घट गई, आग लग गई, जल गया, और उसको हम लोगों ने, चाहे हम जो कोई पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता कर रहे थे, मिशन के चंबल में से खबर उठा करके ला रहे थे, डकैत खत्म हो गए तो रेल को वहां ला रहे थे, वहां पर नहर बहा रहे थे, उनकी खबरें ढूंढ ढूंढ करके ला रहे थे। तो वो पत्रकारिता जो हम मिशन के रूप में कर रहे थे, वो पत्रकारिता और उस पत्रकारिता को जो कि अपने पड़ोसी से जल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी बात को लेकर के, उसने फेसबुक में ट्रस्ट कर दिया और तो सब जल गया, जब आपस में रंजिश हो गई तो वो मिशन मिल दिया। तो यानी कि रेगुलेशन की आवश्यकता है, खत्म कर दी गई, मिशन, इस मिशन को समाप्त कर दिया गया। लोग जो जुड़ गए वो ऐसे जुड़ गए जो एक जो वास्तव में पत्रकार था उसे कोई लाभ मिला ही नहीं। यानी कि आपको भी लगता है कि रेगुलेशन की आवश्यकता है ना? मैं इस विचार पर भी जो रेगुलेशन या कानून की बात मिशन के बीच में चलती है, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि कानून से पत्रकारिता नहीं होती। अभी हम इसका राष्ट्रीयकरण की बात करने लगे, लोग कुछ कह रहे हैं आयोग बन जाना चाहिए, उसमें एक सब परीक्षा होनी चाहिए पत्रकारिता के लिए, आप सब चौपट है, एक शब्द नहीं लिख पाएंगे स्वतंत्रता के, एक मिशन के रूप में आप लोग नहीं चल पाएंगे। ये केवल यह डर लग रहा है कि हमसे नहीं कोई प्रतिभा हमारे साथ शामिल नहीं होता। तो यह सोशल मीडिया एक ऐसी गैंग है जो मीडिया शब्द में उसके साथ लगाना नहीं सकता, उन पर अंकुश लगना चाहिए, एक अलग बात है। लेकिन क्लासिफाइड चल रहा था, अब बचन सिंह अग्रवाल जैसे पत्रकार लोग, सुरेश भारद्वाज जैसे पत्रकार लोग जो साइकिल तक ही रहे, उन्हें आज तक स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देखा गया। राजीव सक्सेना जैसे लोग जो कंप्यूटर पर एक दिन देखे, क्या ये पत्रकार नहीं थे? क्या इन्हें पत्रकार नहीं कहा जा सकता? और इन्हें आपने ऐसे लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को जो जंगल से या वहां से खबर लाए जंगल में जाकर के, और साइकिल से तब खबरों के साधन भी नहीं होते थे, ट्रक पे लटक करके लोग खबर लेके आते थे, उन्हें लोग नीचता से देखते थे, हेडलाइन तक खड़क जाते थे। तो सर मैं ये मानूं आपकी बात का जो आशय है वो ये माना जा सकता है कि रेगुलेशन ना हो लेकिन क्लासिफिकेशन जरूर हो, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो सब हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, ये पत्रकारिता का विषय है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया को पत्रकारिता न कहा जाए, पत्रकारिता एक मिशन है और पत्रकारिता दरअसल कहीं ज्यादा मेहनत से और एविडेंसेस के साथ, प्रूफ के साथ और फैक्ट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन में खड़ा है जी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैलिड पॉइंट आया है। विवेक पाठक जी हमारे साथ है। विवेक जी, नाउ आई वुड लाइक टू कम टू यू। What do you feel? How you can classify? How you can differentiate between the two platforms, two mediums of the media, which are social media or the traditional media? Good evening, everyone, and special thanks to Darwali. मेरे लिए ये शहर नया नहीं है, मैंने यहीं से अपने पत्रकारिता की शुरुआत किया और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ और उनके साथ दिनों मैंने काम किया है, उनसे सीखा है, आदर्श लिया है। लोग मेरे साथ में बैठे हैं, आप में से सब लोग हैं। मेरी थैंकफुल क्योंकि कहते हैं कि जब नींव आपकी मजबूत होती है तब आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी पत्रकारिता की जो शुरुआत थी, जो नींव थी, वो मुझे किस्मत से अच्छी मिली है। और शायद आज मुझे लगता है कि हम उस दौर में भी काम करके आए जब हमें लगता था कि जब हम टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो टीवी और अखबार के बीच में पहले एक वैचारिक मतभेद रहा है। अब ये मतभेद क्या था कि भाई आज आपने ब्रेकिंग चलाया और उसमें पता चला कि हम इतनी मेहनत से सोर्सेस करके, जिस तरह से तिवारी साहब बता रहे थे कि हम लोग तो पहले साइकिल से जाते थे, लोग वाकई में मेहनत होती थी, लेकिन ऐसा नहीं टीवी जर्नलिस्ट मेहनत नहीं करता। ब्रेकिंग कंसेप्ट है, चलन दोनों का अलग है, लेकिन आज के वक्त की जरूरत है। और आज मैं यकीन मानिए, मैं टीआई के ऑफिस में बैठा हूँ दिल्ली में, कई बार मेरा जाना होता है, तो मैं वहां खुद देखता हूँ कि सारे बड़े बड़े जितने भी अखबार के ऑफिस है, बस सब लोग मॉनिटरिंग सिर्फ न्यूज चैनल्स को कर रहे हैं। सो इट इज अ ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड में ऑथेंटिकेशन होना,
दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इफ यू कम टू द पॉइंट, मैं मतलब क्षमा चाहता हूँ तिवारी सर से, कुछ मुद्दों पर मुझे लगा, पहले मैं उनको क्लियर कर लूँ, फिर मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ। मुझे लगता है कि तिवारी सर ने बोला कि मीडिया नाम थोप दिया। I will definitely not agree with this point. So, as being a journalist and working in TV industry from last 10 to 12 years, I have felt कि हर वो इंसान जो किसी माध्यम से कोई जानकारी या कोई भी चीज है, अगर आप फोन भी चला रहे हो तो आपको पता है ये मीडिया का पार्ट है। That is a medium of communication. So, media नाम से ये थोपा नहीं गया कि technically, they have taken this name, but मीडिया को जर्नलिज्म से एसोसिएट करना, वो शायद आपका, मुझे लगता है कि पॉइंट हो सकता है कि आपने बोला होगा कि ठीक है भैया मीडिया अलग चीज हो जाती है, जर्नलिज्म इज डिफरेंट पार्ट। तो आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट कि अगर आप जर्नलिज्म की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन मीडिया और जर्नलिज्म आजकल बड़े कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो गया। कोई भी इंसान जाता है तो वो आज अखबार को नहीं, वो प्रेस नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कौन सी मीडिया से हो। सो इट इज अ कॉमन वर्ड नाउ, क्योंकि आजकल मोबाइल ज्यादातर लोगों के हाथ में अखबार और मोबाइल जो है वो शायद कम कर पा रहे हैं। मैं सुनूंगा आपके लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैंने इसको स्पेशली क्लियर किया। सो मीडिया एंड जर्नलिज्म बोथ आर एट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सेगमेंट। आपने कहा मिशन के साथ काम करना। सो आई बिलीव कि आज जितने भी बड़े हम लोग पैरामीटर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली वी हैड हमारे पास जितने भी जर्नलिज्म रिलेटेड जितने भी हमारा इतिहास अगर देखा जाए, तो आज अगर हम आज़ादी की तरफ हैं और आज़ाद सांस ले रहे हैं इस देश में, तो यहाँ की पत्रकारिता में और हमारे तमाम जो मतलब कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्रकारिता से अमूल्य अपना योगदान दिया है इस थोड़ा सा हम लिंगर ऑन भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है, सारे पैनलिस्ट के अपने अपने विचार हैं, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता हमें देनी चाहिए जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जी, so I come to the point now. So if we talk about social media, we must understand social media आज सोशल नाम अपने आप में इंट्रोड्यूस करता है कि भाई वी आर सोशल नाम। सोशली अगर इंसान अपनी कोई अभिव्यक्ति रखता है तो अभिव्यक्ति आजादी होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना है, वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग न्यूज रॉन्ग वे, तो वो ये हमें समझना पड़ेगा कि आज आपको चाहे सोशल मीडिया की बात करें या टीवी इंडस्ट्री की बात करें, कौन पत्रकार है, क्या कह रहा है और उसको कितना गंभीरता से सुनना है, समझना है और उस पर रिएक्ट करना है, ये ऑडियंस को, व्यूअर्स को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप किसी को रोक नहीं सकते। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म है। दे कैन कम्युनिकेट ऑन फेसबुक, दे कैन कम्युनिकेट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आप उसको नहीं रोक सकते। What do you feel, Vivek, right now at this point of time? What do you feel that which is the authentic platform of giving and communicating the news? Which is the important and valuable platform? Authenticate को मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो अखबार सबसे पहले आता है इसलिए, और इसके बाद बात हम करते हैं टीवी चैनल्स की। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आजकल कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया। क्योंकि क्या होता है कि when we talk जनरली कि आप लोग सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन टीवी हर टाइम नहीं देखते, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में आज इजी अप्रोचेबल है। तो आजकल अप्रोच का जमाना, इन्फॉर्मेशन आप तक कितना इजी एक्सेस होगा, कितना इजी अप्रोचेबल होगा, दैट इज द पॉइंट। और जब आप इसका चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोनों ही तीनों ही चीजें आती है। लेकिन मैंने पहले भी एक बात बोली कि जो लोग इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको उनकी ऑथेंटिसिटी पर कंफर्मेशन देनी है कि बोल कौन रहा है, इसका मकसद क्या हो सकता है। अगर सोशली आप बात करते हैं तो सोशल अवेयरनेस की भी बात होनी चाहिए, और वो अवेयरनेस आपको ये देखना चाहिए द सोर्सेज हु आर स्प्रेडिंग द व्यूज एंड द न्यूज सो कॉल्ड, तो वो एग्जैक्टली किस प्लेटफॉर्म पर है। इफ यू वॉच एबीपी न्यूज और एनी अदर न्यूज चैनल ऑन फेसबुक, सो दैट डजंट मैटर कि वो ऑथेंटिकेट नहीं है। डेफिनेटली वो न्यूज चैनल का ये एक डिफरेंट सोर्सेज हो गया, बट वी आर वाचिंग दैट ऑन सोशल मीडिया। सी सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। आपको अगर दोनों के बीच में अगर कुछ चीज समझनी है और सोशल मीडिया का अगर वाकई में अवेयरनेस देखना है, आई कैन नेम so many people I've seen in last few months, Ajit Anjum ji, ठीक है, अभिषेक जी, so many of people who are definitely working. But the important thing is views are not news. I must say the most
important and the considerable thing is that views can't be the news. You are free to state your views, but you are not giving the news. So we have to be more sensible, we have to be more, more sincere. And while we are receiving the news, while we are grabbing the news, we have to be as a, as an audience, हमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाने की जरूरत है कि हम WhatsApp पर जो संदेश प्रसारित हो रहे हैं उनको न्यूज ना समझें, उनको व्यूज समझकर ही अगर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी पैनलिस्ट के पास जाते हैं। रजनीश त्यागी जी हमारे साथ हैं। मीडिया बनाम सोशल मीडिया की ये बहस है रजनीश जी, और क्योंकि मैं इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं करना चाहती इस पॉइंट को, ना ही इस पॉइंट को कोई भी खारिज कर सकता है, रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं जिनके चलते हमने बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। तो सोशल मीडिया और मीडिया की जो बहस है, मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि दोनों मीडियम्स को आप कहाँ आंकते हैं? आज की जरूरत में सोशल मीडिया क्या वाकई इतना अहम हो जाता है कि उस पर रेगुलेटरी बॉडी का कोई भी रेगुलेशन लगाना गैर वाजिब माना सकता है? ये दो सवाल मेरे सर आपसे बहुत प्रिसाइज और बहुत ही पिन पॉइंट है। आपको और सभी पत्रकार बंधुओं को और पूरे देश को दो बातें समझनी होंगी। अभी सुबह से कई बार चारों खंभों की बात हुई। अगर लोकतंत्र चार खंभों पर टिकता है तो मीडिया सिर्फ एक खंभे तक क्यों टिकना चाहिए? क्या सोशल मीडिया भी दूसरा खंभा नहीं है? और ट्रेडिशनल मीडिया केवल अखबार और टीवी ही क्यों माने जाने चाहिए? क्या अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, क्या वो हमारे अखबार नहीं थे जो पत्थर पर लिखे गए? या ये आगरा का जो ताजमहल है, ये ताजमहल वो संदेश देने वाला अखबार नहीं है जो पत्थरों से लिखा गया? ये जब ट्रेडिशनल मीडिया की बात होती है तो कठपुतली कहाँ चली गई? या वो स्वांग या ढोला जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया के अंग थे वो कहाँ गए? उनकी चर्चा करना आजकल के पत्रकार तथाकथित पत्रकार उनकी चर्चा करना भी मुनासिब क्यों नहीं समझते? सोशल मीडिया, जहां तक आपके जो दो प्रश्न हैं वो मैं बताता हूं। सोशल मीडिया का एक खंभा है, पहले आप ये समझ लीजिए। जहां तक आप व्यूज को दरकिनार कर रही हैं और आप बार बार ये कह रही हैं कि न्यूज ही प्रमाणिक होने चाहिए। विवेक पाठक कह चुके हैं कि जो व्यूज दे रहा है उसकी प्रमाणिकता ही उसकी ऑथेंटिसिटी है कि अपना व्यूज दे कौन रहा है। फिर नहीं, ये बात रेगुलेशन की जो बात कर रही है, ये बात मुझे थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन आपसे करना है। एक बार मुझे आप देखिए, ये सवाल ले लीजिए आप एकदम भावी मत होइए। नहीं, देखिए मेरा काम, मैं तो एंकर कर रही हूँ, न्यूज एंकरिंग मेरा पेशा है और मैं पिछले 17 सालों से यही कर रही हूँ। लेकिन आपने कहा कि मैं किसी चीज को स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल मैं स्थापित नहीं करना चाहती, मैं तो पुनः स्थापित करना चाहती हूँ। स्थापित तो आपसे पहले सेशंस में जो लोग गए हैं, बौद्धिक लोग गए हैं, वो कर चुके हैं। लेकिन सवाल बहुत ही प्रिसाइज है मेरा आपसे। मैं तो बहुत सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल का जवाब सर्वज्ञ शेखर जी पहले दे चुके हैं और जवाब ये है कि आप रेगुलेशन की बात कर रही हैं। सर्वज्ञ शेखर जी बोल चुके हैं सेल्फ रेगुलेशन की बात। ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि कानूनों से ना तो बलात्कार रुके हैं ना डकैतियां रुकी हैं। सामाजिक जागरण की जरूरत है और जो हमेशा लोक जागरण जिसको कहते हैं वो हर समय जरूरत पड़ती है। और जिस रेगुलेशन की आप बात कर रही हैं वो अल्टीमेटली सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, उस पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है। 150 करोड़ की जनसंख्या में केवल कुछ अखबार और कुछ टीवी 150 करोड़ लोगों की आवाज नहीं बन सकती। इसलिए हजारों अखबारों, हजारों टीवी चैनलों के बावजूद भी करोड़ों लोगों के व्यूज महत्व रखते हैं। और अगर मेरा मन करता है कि मुझे 4 बजे कोई ख्याल आता है, सुबह के 4 बजे, तो वो
ख्याल में लिखने की आज मेरे पास ताकत है, मंच है। मेरे पास ऑप्शन है। मुझे याद है 89 में जब चुनाव हो रहे थे तो मैं ट्रांजिस्टर लगाकर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के न्यूज सुनता था, बीबीसी का इंतजार करता था। फिर मेरे लिखने की आदत हुई तो मैं मोटरसाइकिल उठाकर दैनिक जागरण जाता था, हिंदुस्तान जाता था, उस समय आज अखबार चलता था तो लेटर टू एडिटर देने जाता था। आज मुझे मोटरसाइकिल उठाकर लेटर टू एडिटर देने के लिए आज अखबार, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे ख्याल आएगा तो मैं लिख दूंगा। फिर मेरे सामने एक समस्या बहुत बार आई और आज भी आती है कि कुछ अखबार ये समझते हैं कि अगर उनका फोटो नहीं छापा तो अखबार नहीं, खासतौर से कुछ पत्रकार नीचा दिखाने के लिए कि इस कार्यक्रम का फोटो छापेंगे, इस कार्यक्रम का फोटो नहीं छापेंगे, उसके यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आएगा तो फोटो छापेंगे, इसका नहीं आएगा तो नहीं छापेंगे। मत छापो, आज एक साथ 30-40 फोटो डाले जा सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो आप व्यूज के नाम पर, ऑथेंटिसिटी के नाम पर, रेगुलेशन के नाम पर सीधे क्योंकि मैं इस टेबल में बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन बार बार एक चीज को आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं तो ये मुझे लगता है कि 150 करोड़ लोगों पर सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के नाम पर, रेगुलेशन के नाम पर स्थापित होने की कोशिश की जाएगी बिजनेस हाउसेस के द्वारा। यहाँ पर I would interrupt in this point of time because आप ये भी जानते हैं ना, औपनिवेशिक काल जब था भारत का तो जो अंग्रेज थे जो हम पर हुकूमत कर रहे थे, हमारे हाथ में संस्थाएं नहीं थी, हमारे हाथ में सत्ता नहीं थी, लेकिन हम ही वो देश थे ना कि जब नाजायज आवाज दबाने की कोशिश हुई तो उन्हीं अंग्रेजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो सर हमारी ही सरकारें हम पर वो रेगुलेशन तो नहीं ला देंगी कि हम बोलने से महरूम रह जाए। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? अब जब हम सोशल मीडिया के रेगुलेशन की या फिर सोशल मीडिया के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम इस वजह को दरकिनार कर सकते हैं क्या कि यही वो सोशल मीडिया है जिसके चलते वैमनस्य पैदा हो रहा है, यही वो सोशल मीडिया है जिसके चलते फेक न्यूज स्प्रेड होती है? कैन वी रूल आउट दैट? कैन वी रूल आउट? हम नहीं कहते कि क्लासिफिकेशन दरअसल आप एक स्पेसिफिक माइंडसेट से अगर मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, नो आई एम नॉट इन द पोजीशन हियर in this house कि मैं कुछ establish करूँ। I am asking questions. I am the moderator. You are the panelist. Let me know. You are free to say. You are free to give your views. But I am not at all establishing anything. I am not taking that. So now you are free to say. But yes, मैं इस बात पर तो जरूर जोर देना चाहूँगी कि बहुत सारे खतरे भी हैं और हमें उनसे वाकिफ भी होना होगा, आगाह भी रहना होगा और जरूरत के मुताबिक कदम भी उठाने होंगे। वो कदम क्या हो सकते हैं इस पर मैं आपका नजरिया चाहूँ। जो आपकी चिंताएं हैं जी, आप ये कह रही है आग और फूस को तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। अगर फूस आग पकड़ता है तो आग और फूस को अगर आपने अलग नहीं किया तो ये आपकी गलती है कि वैमनस्यता फैल रही है। वैमनस्यता जो फैल रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, या असहिष्णुता फैल रही है या कट्टरता फैल रही है, इसका मतलब वो माइंड कौन से है जहाँ वैमनस्यता फैल रही है? आप उन माइंड को ट्रेन करने के लिए आप स्कूल अलग से चलाने पड़ेंगे या अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा या सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। उसका सारा का सारा तो सोशल मीडिया को दे देना ये तो उचित नहीं है। आप पहले से ही ऐसा एक जनरेशन आपने पैदा कर दी है जिसको सही और गलत की पहचान नहीं है, तो ये फिर सोशल मीडिया पर गलत कह देना ये इसका इलाज नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया इज नॉट बैड. Social media is not bad. It should not be regulated. It should not be authenticated. That's what you are saying. What I do assume from your statements. डॉक्टर सुरेंद्र हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, मैं आपकी भी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहती हूँ इस पैनल में। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जैसे सर ने बोला है, रजनीश जी ने जैसे तमाम चीजें कही कि रेगुलेशन और क्लासिफिकेशन इसका तरीका नहीं है, तो क्या तरीका हो? एक और बात, जब हम तमाम चीजों पर चर्चाएं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हैं कि 150 करोड़ की जनता जो है, जब हम दहेज के खिलाफ एक जनमानस नहीं तैयार कर पाए। अभी हाल ही में आपने कल का वीडियो है जो वायरल हुआ है, आयशा नाम की बच्ची ने साबरमती नदी में कूदकर इसलिए जान दे दी है क्योंकि उसके ससुराल वाले दहेज मांगते थे, क्योंकि उसका पति उसको घर छोड़ आया था कि अगर पैसा नहीं देंगे तो मैं तुमको नहीं रखूंगा। इसलिए उस 21 साल की बच्ची ने कूदकर साबरमती में आत्महत्या कर ली। हम राजा राममोहन राय को 1800 समथिंग में जब सती प्रथा देश में थी, उसके
बच्चे मेरे ही संस्कारों से, मेरी ही संस्कृति से जनित होंगे। तो कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि सरकार 150 करोड़ के देश में हर बच्चे को दूषित विचारों से दूर कर देगी? Is this practical in this world? Is this practical in this country? Let me know the practicality. Let me come up on the point where we can discuss the practicality of the point, practicality of the issues. So I mean, चर्चा करने के लिए सिर्फ चर्चा नहीं करनी है। अब हम अपने परिवारों में 2 बच्चे जो हमने पैदा किए हैं उन्हीं की जिम्मेदारी ले लेना कि हमारे 2 बच्चे दूषित नहीं होंगे, हमारा बच्चा किसी का रेप नहीं करेगा, किसी की लड़की को गलत निगाह से नहीं देखेगा। रात में 12 बजे भी लड़की अगर सड़क पर जाएगी तो हमारा बच्चा अगर वो लड़का है तो वो शायद हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करेगा सड़क पर। सिर्फ 2 बच्चों को सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि वो 150 करोड़ के देश में ये कर ले जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो वी आर कमिंग टू यू सर, लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई हैव स्टेटेड द रॉन्ग फैक्ट्स प्लीज। देखिए गर्मा जी, सोशल साइट्स पे आप देख रही होंगी कि जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को परिवार में जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्यता है कि हमें अपने परिवार में संस्कार देने चाहिए। अपने बेटी या बेटे को संस्कार देना हमारी नैतिक दायित्व बनता है। लेकिन आजकल आप देखेंगी सोशल साइट्स पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो बिल्कुल नहीं परोसनी चाहिए। नियम और कानून की बात है तो नियम कानून तो बनना ही चाहिए। नियम कानून इसलिए बनना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब 302 है, हत्या नहीं होगी। वो तो मैं कहता हूँ जब इतना बड़ा देश है तो घटनाएं तो होंगी, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए हमको नियम कानून बनाना पड़ेगा। नियम कानून अगर हम नहीं बनाएंगे तो लोग जो घटनाएं कर रहे हैं उनमें कमी कभी नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल का अगर पालन नहीं करता है तो उसका चालान नहीं कटेगा तो मुझे लगता है कि वो दोबारा फिर करेगा। दिल्ली में हम लोग जाते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं, आगरा में बेल्ट नहीं लगाते क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात है कि अगर मैं दिल्ली में घुसूंगा, अगर मैंने बेल्ट नहीं लगाई है तो मेरा चालान हो जाएगा। हम तो सोशल साइट पे अगर हम ये कहें कि नहीं हमारी आजादी छीनी जा रही है, मैं कहता हूं सोशल साइट पे जरूर नियम बनने चाहिए। जिस तरीके से बड़ापन आज इस पर परोसा जा रहा है, हमारे देश की संस्कृति को, सनातन धर्म को, देवी देवताओं को जिस तरीके से परोसा जा रहा है उसको नियम बनना चाहिए। किसी की आजादी हम नहीं छीन रहे। आप अगर आपका मन 3 बजे आता आप लिखिए, लेकिन आप ऐसा तो लिखिए जो समाज में सही संदेश जाए। आप ऐसा मत लिखिए कि जिस तरीके से दो समुदायों में झगड़ा हो जाए, ऐसा मत लिखिए। आपकी आजादी कोई नहीं छीनना, आपकी आजादी को छीनने के लिए नियम नहीं बनना। नियम इसलिए बनना है कि आप समाज के अंदर भुगड़ता ना करो उसे। नियम इसलिए बनना है कि आप किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार ना करें। नियम इसलिए बनना है कि आप किसी की हत्या ना करें। नियम इसलिए बनना है कि रात में हमारी बहन बेटी महिलाएं रोड पे जा रही है तो उनका सम्मान के साथ वो घर पहुंच पाए, उनका बलात्कार ना हो, उनके साथ डकैती ना पड़े। नियम इसलिए बनाना जरूरी है। मेरा मानना सिर्फ इतना है गर्मा जी कि देश के अंदर जब तक कानून नहीं बनेंगे, जब तक कानून नहीं बनेंगे तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। किसी भी शेर को खुलेआम अगर छोड़ देंगे और उससे ये कहेंगे कि नहीं तेरे लिए कोई नियम नहीं है तो वो बकरी, कुत्ते, भेड़, होली सबको खा जाएगा, हरण कर लेगा। तो इस तरीके से समाज में हमको बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल साइट पे नियम बनाना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ ओटीपी प्लेट आप देखें किस तरीके का आज देखेंगे बच्चा 2 बजे 3 बजे पता नहीं क्या क्या देख रहा है। हम कहते हैं हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों पर, बेटियों पे पाबंदी लगानी चाहिए या उन पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे तो उन पर नजर नहीं रख सकते। लेकिन जो जिस तरीके से सोशल साइट पे हम परोस रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो बच्चे दूषित हो रहे हैं इससे, तो इस पे नियम बनना जरूरी है। जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, नियमावली बननी चाहिए। समाज के अंदर अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो बात ऐसी तो कहे जिसमें समाज में अच्छा संबंध आए। जहां तक पत्रकारिता की बात है, मैं कहता हूं पत्रकारिता की बात है, सोशल साइट पे सारे बड़े बड़े चैनलों ने अपने जो है सोशल साइट पे भी प्लेटफॉर्म बनाए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बनाए अच्छी बात सुनने के लिए। उन्होंने कोई फुगड़ता थोड़ी प्रश्न है। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की ओटीटी के प्लेटफॉर्म सब जो आजकल जो चल रहा है ऐसा तो चैनल नहीं कर रहे। अब आती है भाई पत्रकारों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं कहता हूं पत्रकारिता ही एक सबसे बड़ा आज के देश में पूजा करने योग्य वाला कहना चाहिए कि प्रमुख प्रोफेशन है। क्योंकि प्रोफेशन है कि यही लोग सच्चाई कहते हैं, यही लोग समाज की अच्छाई और बुराई को आगे पटल बनाते हैं, यही लोग हैं सरकार से लड़ते हैं, यही लोग हैं ब्यूरोक्रेसी से लड़ते हैं, यही लोग हैं जो गलत धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ छापते हैं, यही लोग हैं हर प्रोफेशन की जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो कितना बड़ा जोखिम ला के लाते हैं। मैं समझता हूं बड़े बड़े पत्रकारों की
है। अब सोशल साइड पर बहुत सारे कह रहे हैं सब इसमें जो है इस तरीके के नियम नहीं बनने चाहिए। नियम बिल्कुल बनने चाहिए, नियम हर चीज पे बनना चाहिए। नियम बिल्कुल इसलिए बनने जाना चाहिए कि किसी को बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा देश के अंदर। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका पॉइंट आ गया है। श्रुति, कैन आई हैव आइडिया कि कितना समय भी हमारे पास है? नीड टू वाइंड अप, राइट? जी, तो देखिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हम ही हैं, हमें अगर सेल्फ रेगुलेशन नहीं पता है, हम हमेशा कहते हैं कि सत्ता का दबाव, मैं बस चंद लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगी। सत्ता का दबाव अगर चुनौती है मीडिया के लिए, तो सत्ता तो परम सत्ता को भी हम मानते हैं। मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस को मानते हैं, हिंदू ईश्वर को मानते हैं, पंजाबी गुरु नानक को मानते हैं, सिख गुरु नानक को मानते हैं। तो वो परम सत्ता जो है, जब हम अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी है क्योंकि कोई परम सत्ता है जिसका दबाव हमारे ऊपर है। हमें किसी के खिलाफ अत्याचार नहीं करना है, किसी के लिए किसी पर अत्याचार नहीं करना है क्योंकि परम सत्ता है, उसको जाकर जवाब देना है। तो ठीक यही दरअसल हमेशा से सत्ताओं का भी चरित्र रहा है कि सत्ताएं हमेशा दबाव डालती रही हैं, लेकिन अगर हम नाजायज नहीं है तो ना हम पर दबाव डाला जाएगा और ना ही हम दबाव सहेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही थिन लाइन है जिसे मुझे लगता है कि समझ ले जाने की जरूरत है। सर बहुत संक्षेप में 2 लाइन में चाहूंगी कि आप कहते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। थैंक यू मैडम। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि व्यूज आर नॉट न्यूज बट व्यूज मेक्स न्यूज। That's correct. यस, इट्स राइट। क्योंकि जब भी डिबेट होती है या कुछ होती है, मैं सुनना होता हूँ टीवी पर, तो मेरी वाइफ कहती है क्या सुन रहे हो इसको? मैं कहता हूँ जब तक मैं सुनूंगा नहीं तो लिखूंगा कैसे? मैं लिखता हूँ, तो जब तक मैं दोनों पक्षों को, सारे पक्षों को नहीं सुन लूंगा तो लिखूंगा कैसे? कई दफा बहुत कंक्रीट इंफॉर्मेशन मिलती है, पक्ष और विपक्ष लेकिन फिल्टर हम करते हैं ना। इतना विवेक तो 62 साल की उम्र में और 40 साल का अनुभव जो है उतना तो है कि एक सही गलत की हम पहचान कर सकते हैं। और दूसरा, मीडिया माने जर्नलिस्ट है या जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया माने कोई सोशल जर्नलिज्म नहीं है। वो सोशल मीडिया तो समाज की अभिव्यक्ति है, समाज के लोगों की है। सोशल मीडिया के फायदे ही बहुत हैं। पहले जैसे हमारे बच्चों की शादी हुई तो बहुओं से कहते थे आज एकादशी का व्रत कर लेना, पूरा कर लेना, उन्हें मालूम नहीं होता था। लेकिन आजकल तो सुबह ही मैसेज आ जाता है आज एकादशी है, आज प्रदोष व्रत है, आज जैसा आपने कहा कि महाराणा प्रताप के बारे में मैंने देखा तो आज तो पहले ही आ जाता है कि आज शहीद दिवस है, आज गुरु नानक जयंती है। सबको मालूम, पर इतनी बढ़िया सूचनाएं सत्य आती है, उनको भी हमको ग्रहण करना चाहिए। ये तो साल को कह रहे हैं छोटा दे उड़ाए, ये हमको डिसीजन लेना है। थैंक यू। हाँ कि दूध और पानी से हंस जो है दूध चुन लेता है और पानी छोड़ देता है। सर कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहें। चर्चा बड़ी सागर्भिक पॉइंट पर भाई गुप्त जी ने की है, वही साथ को कह रहे छोटा दे हुआ है। तो अब हम लोगों ने भाई हमने अपने विचार रखे, जहाँ डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही, रजनीश जी ने प्रोफेसर हैं वो अपनी बात कह रहे थे, और पाठक जी थोड़ा सा टीवी और अखबार के ऊपर चले गए। लेकिन हम लोगों का दूसरा एक सीधा सा बात विषय जो था वो सोशल मीडिया में मीडिया से तात्पर्य क्या है। तो उसमें हमने जो विचार रखे वो एक अनुभव के बाद, जैसे 40 साल का अनुभव शेयर वो कर रहे थे, 30-35 साल का शेयर हम भी जंगल का अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो जो डर बैठ गया है वो कहीं नारद को कहीं कोई बीरबल नहीं कर ले। सवाल इस बात का है कि बीरबल बहुत हैं और जो सोशल मीडिया पर जो जैसे काम कर रहे हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं रेगुलेशन के पक्ष में इस बात के लिए नहीं हूँ कि पत्रकारिता के ऊपर कोई लगाम लगाई जाए, जो मिशन में लगे और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तो लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत संक्षेप में अगर बुलाएंगे आप कहना चाहेंगे। देखिए मुझे तो लगा कि सच में मैं किसी मतलब स्टूडियो में बैठा हूँ और वहाँ पर आज वही चल रहा है। मुझे दरअसल मैं भी सुबह से बड़ी शालीनता से तमाम चीजें सुन रही थी। तो वो एग्जैक्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मैनेज कर रही हो उन चीजों को, और हमारा मुझे पेशेंस लीक होता है। मतलब आई एम मेकिंग स्टॉप टू पूजा, पूजा बस आस्किंग फॉर माइक कि सर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। मैंने कहा इट्स ओके यार, मतलब यहाँ पर सबको अपनी बात रखनी है। सो आई बिलीव कि हमें सिर्फ इतना, अगर हम सिर्फ इस सब्जेक्ट समरी पर मैं आता हूँ
कि मीडिया बनाम सोशल मीडिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे आजकल तो न्यूज चैनल्स में भी बहुत क्वेश्चन उठ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स पे भी उठ जाते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली जिस तरह से आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसे ये एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हैं इसका सोर्सेस क्या है, कितने ऑथेंटिकेट है, क्या इसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रनीति पर तो सबको चलना पड़ता है, देश से बड़ी चीज कोई नहीं, और देश के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज जानकारी होगी या फिर जो भी चीजें होंगी, चाहे वो न्यूज चैनल दे रहा है या फिर सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उसको रिगार्ड करना चाहिए। और एग्जैक्टली जिस तरह से स्प्रेडिंग है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा, जब से मैं दिल्ली में हूँ, इंटरनेट पे बैन लगना बड़ा हमारे लिए ना बड़ा ऐसा लगता है कि समटाइम आई फेल्ट कि अभी भी कुछ ऐसे हुआ जैसे किसान जो दिल्ली में जो क्या देखी 26 जनवरी को, शायद आप दिल्ली में रही हो, तो हमारे लिए इंटरनेट बंद होना बड़ा कॉमन हो गया, तो ऐसा मतलब ये ट्रेंड कभी मैंने देखा नहीं इतने सालों में। लेकिन अगर ये हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमें उनसे बचने की जरूरत है, बस, और कोई खतरा नहीं। I have been in Kashmir when I have been in Kashmir for 25 days. When 370 was revoked, I was not working with any channel, but I wanted to go to Kashmir so that I can witness the happenings जो कश्मीर में उस समय वहाँ पर हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की जुबानी सुनूं या किसी की आंखों देखी कहानी सुनूं, मैं अकेले, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत ही खराब स्थितियाँ थी। खराब स्थितियाँ इन द सेंस कि आपका फोन नहीं काम करेगा वहाँ, इफ यू हैव प्रीपेड तो काम नहीं करेगा, पोस्टपेड काम नहीं करेगा, इसके अलावा आपका नेट वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हमारा एक मीडिया फेलिसिटेशन सेंटर बना था, शाम को हमें बाय बुक और बाय ग्रुप वहाँ पहुँचना ही नहीं होता था, और बाकी जो तमाम संस्थान थे, एबीपी, आज तक से तमाम लोग गए हुए थे, उनके साथ 4-4, 5-5 लोगों की एक टीम हुआ करती थी, जिन्हें पूरा दफ्तर की तरफ से तमाम चीजें मिलती थी, आना जाना, खाना रहना, सब चीजें। एंड आई वॉज ऑल अलोन। मैंने सोचा कि मैंने कहा यहाँ भुक्कर रोड पर एक होटल था, वहां पर आई ड्रॉप द आइडिया टू स्टे देयर। मैंने वहां ठहरने का आइडिया छोड़ा, मैंने बस अपना लगेज वहां पर रखा, रिसेप्शन पर बोला, मैंने कहा आप लोग आफ्टर थोड़ी देर के लिए कर लीजिएगा, और मैंने पूछा यहाँ से कौन सी है वो, नो डाउनटाउन तो ऑफ लेक स्टोरी है, कौन सी झील कौन सी है वो कश्मीर की, डल लेक। मैंने पूछा डल लेक कितना दूर है, तो उन्होंने बोला हम वॉकिंग डिस्टेंस है। मैंने वहाँ पे 20 रुपया किलो सेब मिलता है, मैंने वहाँ से आधा किलो सेब खरीदा। सुबह की मेरी फ्लाइट थी 6 बजे, मैंने फ्लाइट यहाँ से ली थी। मैं तकरीबन 1 घंटे की जर्नी के बाद 7-7:30 बजे कश्मीर के एयरपोर्ट पर मौजूद थी। मैंने वहाँ से आधा किलो सेब खरीदे क्योंकि भूख लगी थी। 10 रुपए के सेब आए और मैं डल लेक पर बढ़ती चली गई। तो बहुत सारे शिकारे वाले आपके पीछे लग जाते हैं, बहुत सारे हाउस बोट वाले आपके पीछे लग जाएंगे, जो पूछेंगे आपसे कि आप रुक जाइए, क्योंकि उस समय वो स्थिति थी कश्मीर की जिस समय टूरिस्ट वहां पीक पर होता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन ओवर द नाइट 370 वो हुआ और वहां पर सब लोग दरअसल डर के मारे कुछ भाग गए, कुछ लोगों को भगा दिया गया, तो सब कुछ खाली पड़ा था। तो शिकारा वाला एक से मुझे लगा, उसको देख के मुझे लगा कि इट कैन बी ट्रस्टवर्दी एंड आई डेयर्ड। मैंने वो पता नहीं कहां से वो ताकत आई, बीइंग अ लोन गर्ल, being a lone woman in this country, I dared to stay in that shikara, in that houseboat, and I stayed there for 7 days. That person is an aged person. वो मुझे कश्मीर के उन्होंने इलाकों में लेकर गया, पूरा डाउनटाउन गांदरबल, यहाँ तक कि बारामूला, 3 डिस्ट्रिक्ट हमने उस समय पर वहां रहते हुए कवर किए, and I have seen the reality with my own eyes. तो ये मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें से ये, और ये कहानी बताने का मकसद बस इतना ही है कि पत्रकारिता सिर्फ वही नहीं है कि आप गूगल पढ़ लीजिए और गूगल में क्या 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 कहाँ छपा है। स्टडी इज इम्पोर्टेंट, योर ओन ट्रैवल। मुझे लगता है कि कहीं सर भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मुझे लगता है घुमक्कड़ी पत्रकारिता का एक बहुत ही शानदार रूप है। जब तक घूमेंगे नहीं अपने देश में, आपको नहीं पता कि कौन से स्टेट में कितने जिले हैं, कौन से जिले में कितनी तहसीलें हैं, कौन सा तहसीलदार कहाँ बैठता है, तहसीलदार का क्या काम होता है, जुडिशरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करता है, एडीजे क्या करता है, सेशन जज क्या करता है, हाई कोर्ट्स क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है। होने की बात हो रही है कि इन्हीं चीजों को कम करती है। जब तक इतनी सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, और मैं तो बहुत कम कह रही हूँ, बहुत कम कह रही हूँ, पत्रकारिता में आने से पहले मुझे लगता है अब नई पीढ़ी को ये समझने की जरूरत है
कि बहुत कमर कस लेनी होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तभी सिर्फ आप पत्रकारिता कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी मच अग्री व्हाइल आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। हालांकि जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर इस पैनल का हिस्सा है, मुझे लगता है जिम्मेदारी उनको मिले तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ इस जिम्मेदारी पर बैठी हूँ, मुझे कंक्लूड करना है। तो यही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया दरअसल ठीक बात है कि सब लोगों को व्यूज मिलना चाहिए, उनको व्यूज को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, लेकिन यकीनन ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन सा व्यूज पॉल्यूटेड है, तो उसको क्लासिफाई किए जाने की, सेग्रीगेट किए जाने की भी आवश्यकता है। बस यहीं पर आप सबों के धैर्य के लिए बहुत बहुत आभार। आप सबों ने बहुत धैर्य से, बहुत सहयोग से हम सभी को सुना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे तमाम पैनलिस्ट जो इस चर्चा का हिस्सा रहे, उन सभी का बहुत आभार और थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे बीच में पैनल में मौजूद है मिस्टर शंकर देव तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर को मोमेंटो के साथ सम्मानित किया जाए और इसके साथ साथ मैं आगे करना चाहूँगी मिस्टर पूर्ण दावर जी से कि सर यहाँ पर आए मोमेंटो देने के लिए of this panel। और आगे बढ़ते हुए let me also ask Mr. Sarvaki Shekhar Gupta। Alright, thank you so much sir। And now moving on, let me also ask Mr. Vivek Pathak ji, editor, executive editor for also। Let's have Miss Pooja Shri, senior anchor। So ladies and gentlemen, this was session 4, media versus social media। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद डावर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद आर.एन. शर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से चल करके आए पाठक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम पत्रकार बंधु का। आगरा में पहली बार मीडिया कॉन्क्लेव हुआ, इससे पहले मैं नहीं समझता कि कभी इस तरीके का जानदार शानदार आयोजन हुआ हो। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन लोगों को अच्छी पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया, उन सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, नंदन बंदन करता हूं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा रावी इवेंट्स को, मनीष जी को, जिन्होंने सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह से मैनेज किया। और सबसे ज्यादा अगर आज इस पूरे कार्यक्रम में बहन गर्मा जी ने जिस तरीके से अच्छी तरीके से संचालन किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आगरा शहर के सभी पत्रकार बंधु आभारी हैं, CCLA के सभी मेंबर आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आगरा की इस सरजमी पर। मेरा मानना यह है कि पत्रकारों का जो कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो नारद जी पे भी बहुत लगते थे, लेकिन नारद जी राक्षस के यहाँ भी जाते थे, देवी देवताओं के यहाँ भी जाते थे, और जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे होते थे उनके पास भी जाते थे, लेकिन वो सबके प्रिय थे। इसलिए मीडिया सबकी प्रिय है। लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मीडिया मोदीमय हो गई है। कोई कहता है कि नहीं, ये तो कांग्रेस के हैं, मीडिया किसी की नहीं है। मीडिया जो सत्य है उसके साथ है। मीडिया जो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी बात रखती है। मीडिया दलित, पिछड़े, शोषित के साथ है। मीडिया उनके साथ है जो देश में उनके अन्याय न हो, अन्याय न होने दे। मीडिया उनके साथ है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि इस तरीके के आयोजन होने से बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर चर्चा हुई कि हमारी मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं, मेरा मानना है कि आज के इस दौर में अगर कोई कम सैलरी पे काम कर रहा है तो वो मीडिया के बंधु हैं। उनको सबसे ज्यादा कम फैसिलिटीज अगर हिंदुस्तान में मिल रही है तो मीडिया के बंधु हैं। मेरा मानना है कि मीडिया के लोग जब रिटायरमेंट पे जाते हैं तो उनके लिए सरकार की कोई स्कीम नहीं है, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है, ना उनको, मैं हो सकता है कुछ
पत्रकारों को बेचारों को पेंशन मिलती हो, लेकिन इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कि उनको मिलना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को मीडिया के बंधुओं के बारे में सोचना चाहिए कि तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि मीडिया के बंधुओं के लिए एक सरकार हेल्थ पॉलिसी शुरू करे जिसमें पूरा परिवार कवर्ड होना चाहिए। कोई भी अनहोनी हो तो कम से कम 1 करोड़ का उनको क्लेम मिलना चाहिए। पूरे परिवार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि बोर्ड बनाने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जैसे कि लॉ बोर्ड वगैरह होते हैं, जैसे बात चल रही थी, होना चाहिए। लेकिन कुछ का मानना है कि इस पर बंदिश लग सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे लोग मीडिया में हैं और रहेंगे। जैसे कि हर प्रोफेशन में अच्छे लोग होते हैं, वैसे मीडिया में भी हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो मीडिया आज इस तरीके से बहुत हाइट पे नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और फेसबुक पे तो हर आदमी मीडिया बन गया है। कहीं पर भी कोई घटना होती है, सबसे पहले फोटो और वीडियो अपलोड कर देता है। मीडिया की बाद में खबरें आती है, फेसबुक से पहले खबरें आ जाती हैं। लेकिन फिल्टर जो खबरें हैं उनकी विश्वसनीयता क्या है, कोई व्यक्ति कहां से क्या डाल रहा है, फेसबुक पर या सोशल साइट पे कोई व्यक्ति क्या डाल रहा है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका समाज पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। कभी कभी ऐसी खबरें डाल दी जाती हैं कि समाज पर उनका दुष्परिणाम जाता है। असामाजिक तत्व कभी कभी ऐसी खबरें डाल देते हैं कि आपसी मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी ऐसी खबरें डाल दी जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है। ऐसी खबरों से बचना है, ऐसी खबरों को फिल्टर करना है। और सोशल साइट्स पे जिस तरीके से आज बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारी तादाद हो गई है, सारे चैनल्स भी उसी पे आ गए हैं, ये एक अच्छा माध्यम है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के 140 से 50 करोड़ जनसंख्या हो गई होगी, लगभग ज्यादातर लोगों पर आज संसाधन है अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का और समाचार पाने का। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर आकर के मान सम्मान हमारे कार्यक्रम का बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सीसीएलए की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम में कोई भी त्रुटि हो गई हो, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से क्षमा मांगूंगा। वैसे तो कभी कभी कार्यक्रम होते हैं तो छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर के अच्छा करने का प्रयास किया है। आगे भी हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आगे भी इस तरीके के कंक्लेव, मीडिया के कंक्लेव होते रहेंगे, आप सब लोगों का सहयोग होता रहेगा। जिस तरीके से डावर साहब हमारे सारे कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं, आज सुबह से उनका इंतजार था, लेकिन वो लेट आए तो लगा कि भाई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आए, इसलिए उन्होंने हमारे कार्यक्रम का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी लोगों ने यहाँ पर धैर्यपूर्वक जो आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत साधुवाद, सादर प्रणाम।